ग्वार है जो अभी मंदा चल रहा है, जी। तो अब इसकी क्या स्थिति रहने वाली है? इस बार कितना उत्पादन हुआ? क्या ये इसके भाव वापस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल, अभी यही क्वेश्चन सब चैनलों पे चल रहा है और यही क्वेश्चन सेमिनार पे चल रहा है। मैं जहाँ तक हो सकता है किसानों के बारे में बोलता हूँ और मैं कभी मीटिंगों में जाता हूँ तो लोग दबी जुबान में ये कहते हैं, ये आ गया किसान हितैषी, करवा लो व्यापारी अपनी ऐसी तैसी। बरसातें जून जुलाई में खूब हुई और अगस्त से लेके 50 दिन सूखे रह गए। अब फसल कहाँ बचेगी? नुकसान हो गया। अब बीमा कंपनी को पूछो तो वो कहती है कि आपकी औसत बरसात हुई है और औसत बरसात में आपका क्लेम बनता ही नहीं है। एक पुखराज जी आपके बारे में कही जाती है कि आपके शिष्य जो थे, जिनको आपने काम सिखाया, वो अरबपति हो गए, जी, जी, बिल्कुल उससे बराबर। भी ज़्यादा पैसे वाले हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। पर आप अभी वहीं हो। मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी का शिष्य हूँ, जी, तो उनका श्रावक हूँ। महाप्रज्ञ जी ने एक बार मुझे कहा कि पुखराज पैसा कमाने के लिए दौड़ना मत। ये जितने राष्ट्रीय एक्सचेंज हैं उसमें एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, एस, आईसीएक्स, बीएसई इन सब को मैंने अपनी कंसल्टेंसी दी है। अच्छा, मैं इन सब के साथ कंसल्टेंट के रूप में मैं रहा हूँ, पर मैंने कभी मीडिया में, अखबार में, सोशल मीडिया पे कभी इस बात का ज़िक्र नहीं किया। मैं देवी सिंह जी के साथ अस्सी से रहा हूँ। ये जग ज़ाहिर बात है, किसी से छुपी हुई नहीं है। सारे लोग जानते हैं इस बात को और मैंने हमेशा संबंध अच्छे रखे, उन्होंने भी मेरे साथ हमेशा संबंध अच्छे रखे। अब भी मैं जाता हूँ तो कभी वो अर्जुन मेघवाल की बात नहीं करते मेरे से। अर्जुन जी ने कभी नहीं कहा मेरे को कि आपकी देवी सिंह जी के साथ संबंध क्यों है? आप देवी सिंह जी के यहाँ मधुबन क्यों जाते हैं या देवी सिंह जी से मिलने क्यों जाते हैं? उन्होंने भी कभी नहीं कहा। और देवी सिंह जी का ये रहा कि कार्यकर्ताओं पे, गंगासर, बिनासर पे एक बहुत अच्छा इन्होंने अपना वरदस्त रखा। कोई कोई गुंडई नहीं करे, कोई बदमाशी नहीं करे, किसी के थाने में कोई परेशानी नहीं हो, किसी के कचहरी में परेशानी नहीं हो, कोई आपसी द्वंद्व हो तो उसमें वो आँख दिखा के बात करते उत्तम ही खत्म हो जाता था। सुषमा स्वराज जी घर आई, बहुत समय तक रुकी, चाय-नाश्ता वहीं पे किया, वहीं पे फिर महेंद्र सिंह जी और वो दूसरे बीजेपी के नेता उस समय मदन दिलावर और उस समय बीजेपी में लीडरशिप थोड़ी कम थी, तो सभी लोग घर आए। आज हम एक ऐसी शख्सियत से चर्चा करेंगे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जितने खास देवी सिंह भाटी के हैं, उतने ही खास अर्जुन मेघवाल के भी। और इनके बारे में यह भी कहा जाता है कि तेरापंथ समाज के आचार्य तुलसी के भी बहुत नज़दीक थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पुखराज चोपड़ा की। पुखराज जी देश के जाने-माने कमोडिटी बिज़नेस एक्सपर्ट हैं, नेशनल मीडिया में एग्री बिज़नेस के पैनलिस्ट हैं। इन्होंने एनएससी, बीएसई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स जैसे देश के टॉप एक्सचेंज में सलाहकार के रूप में सेवाएं दी है। बीकानेर कृषि मंडी के न्यू कैंपस स्टेब्लिश करने में इनका अहम योगदान रहा है। कई राजनेताओं के सलाहकार भी रहे हैं। वेटन एथलेटिक्स बीकानेर के अध्यक्ष और राजस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो हम आज इनसे खूब सारी चर्चाएं करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं बृजमोहन रामावत। आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉक विद बीएमआर। पुखराज जी, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद साहब। पुखराज चोपड़ा, जिनको एग्री कमोडिटी वायदा के रूप में जानते हैं और एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहचान है। कोई भी बिजनेस से रिलेटेड चैनल आप खोलो, पुखराज चोपड़ा का चेहरा दिखता है। इसके साथ साथ पुखराज चोपड़ा की सेफोलॉजिस्ट के रूप में भी एक अलग पहचान है। तो मेरा आज पहला सवाल रहेगा कि एग्री कमोडिटी वायदा क्या है? यहां से आज हम शुरू करेंगे। एग्रो कमोडिटी वायदा क्या चीज है? भारत सरकार ने वायदा बाजार को मंजूरी दी, ये देखते हुए कि इससे निर्यातक को हेजिंग में अपना माल, कच्चा माल मिल जाए, व्यापारी को रिस्क कवर करने के लिए अपना माल बेच दे, वहाँ रख सके और किसान भी अपना रिस्क कवर करने के लिए माल रख दे। उनकी योजना तो ये थी। जी, इसलिए वायदा बाजार को ये मंजूरी दी गई और 2003 के लास्ट में लगभग चैनल इसके एक्सचेंज आने शुरू हो गए। तो
उस समय एक अंदाज ये था कि ये शेयर मार्केट से भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि कमोडिटी, और उसमें भी एग्री कमोडिटी ऐसी चीज़ है, जैसे आपकी आबादी यदि 150 करोड़ है तो 150 करोड़ लोग ही उसे यूज़ लेते हैं, तो हर आदमी एग्री कमोडिटी से जुड़ा हुआ है। जी। पर ऐसा हुआ नहीं। इसकी जगह आपकी बुलियन मार्केट है, या आपकी एनर्जी मार्केट है, आपकी मेटल मार्केट है, ये बढ़ गए और ये छोटा रह गया। इसके छोटा रहने के पीछे भी वजह वही सरकार बनी जिसने मंजूरी दी। समय समय पर जिस चीज़ में भी महंगाई हुई, सरकार ने उसे बंद कर दिया। कभी चना बंद हो गया, कभी चीनी बंद हो गई, कभी गेहूँ बंद हो गया, कभी सरसों बंद हो गई, कभी सोयाबीन बंद हो गया, कभी तेल बंद हो गया, तो ये इसको डिस्टर्ब करती रही। तो उन सब का वॉल्यूम तो बहुत आगे बढ़ गया, और जिसकी कल्पना सभी विशेषज्ञों को थी कि इसका वॉल्यूम बहुत बढ़ेगा और ऐसा बढ़ेगा कि शेयर मार्केट और दूसरे मार्केट सारे पीछे छूट जाएंगे, वो हुआ नहीं। तो ये नहीं होने के पीछे भी मैं इसे कारण सरकार ही मानता हूँ। हाँ, सरकार की मजबूरी है, जब सटोरिये एक तरफा किसी बाजार को खींचते हैं, कृत्रिम तेजी मंदी कर देते हैं, तो सरकार के पास रास्ता नहीं है कोई। आप फिजिकल कोई चीज़ पड़ी है, आपके पास चना फिजिकल में पड़ा है, आप लिमिट लगा दोगे 200 कुंटल से ज़्यादा नहीं रख सकता। पर जो फिजिकल में नहीं है, हवा में है, कागज़ों में है, उस पे आप कैसे रोक लगाओगे? जी। तो इस करके इस वायदा की शुरुआत हुई भलाई के लिए, पर वो भलाई कहीं पीछे रह गई। दूसरे लोग इस पे हावी हो गए। इसका एक साफ-सुथरा नाम है, या जिसको उस भाषा में कहा जाए तो उसमें कहा जाता है संगठित व्यापार, और सही मायने में ये एक्चुअली माफिया है, जिसकी आपने कहा कि कृत्रिम जी, एक जी। वो जी, होता जी। है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। तो ये संगठित व्यापार बाज़ार को ऊपर-नीचे कर देता है ये? बिल्कुल कर देता है। देखिए, कानूनी रूप से तो ये वैध है, पर नैतिक रूप से ये सही नहीं है। नैतिक रूप से इसलिए सही नहीं है कि आप 10 लोग मिल गए और अपनी पैसों की ताकत से किसी बाज़ार को आपने खींचना शुरू कर दिया ऊपर की तरफ, या किसी बाज़ार को नीचे की तरफ गिराना शुरू कर दिया। कानूनी आपको अधिकार दे रखा है। आप अपने पैसे से, अपनी आईडी से आप ट्रेड कर रहे हैं, जी। आप कर सकते हैं। पर नैतिक रूप से तो ये माफ़िया ही हुआ, कार्टेल हुआ, संगठित व्यापार हुआ। जब आप संगठन मिलाकर किसी चीज़ को नाजायज़ दबाना चाहते हो या नाजायज़ उठाना चाहते हो, प्राकृतिक रूप से चलने नहीं देते हो, तो ये माफ़िया पनपता है, और इसके अंदर जो छोटे ट्रेडर काम करते हैं, उनकी जेब कट जाती है। तो हमेशा से जो होता आया है, बड़ा मगरमच्छ है वो छोटे को निगल लेता है। ये स्थिति इसके अंदर भी आज भी यही चल रहा है। अब देखो, हर चीज़ के अंदर कार्टेल हावी है, हर चीज़ के अंदर माफिया हावी हावी है। अब मैं इसको पुख्ता यूँ नहीं कह सकता कि मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि मैं साबित कर दूँ। जी। इसको साबित करने के लिए तो संस्था है सेबी। वो जाँच करती है, वो देखती है। अब सेबी की नज़र भी एग्री कमोडिटी पे कम रहती है, क्योंकि उसके पास में शेयर मार्केट और बुलियन एनर्जी इतने बड़े-बड़े मार्केट पड़े हैं कि वो सोचता है इसमें छोटा-मोटा कुछ होता है तो वो होता रहे, वो ज़्यादा सर खपाने की मेरे ख़्याल से उसमें वो उनको इच्छा नहीं रहती, या ज़्यादा उनको गुंजाइश नहीं लगती है, इसलिए नहीं खपाते हैं। नहीं तो ये छोटे-मोटे कार्टेल है तो वो ख़त्म हो जाएँगे। परंतु मेरा ये मानना है पोखराज जी, इसमें एक समाज का जो बड़ा तबका है जो इससे प्रभावित होता है। आप इस बात से सहमत हैं? बड़ा तबका होता ही है। 69% आबादी कृषि आधारित जिनसों पे अपना जीवन यापन करती है, या कृषि से अपना जीवन यापन करती है। तो उस 69% जो भारत की आबादी है, उसको ये चंद लोग प्रभावित कर देते हैं। आप विडंबना ये देखिए कि कोई सट्टे के अंदर या वायदे के अंदर, वायदा सट्टा एक ही चीज़ है, इसके नाम अपभ्रंश हो गए। सट्टा कानूनी रूप से ठीक नहीं था, तो सरकार ने इसका नाम वायदा दिया। तो इसके अंदर यदि 1000 लोट, यानी किसी ने 10,000 बोरी एक साथ बेची, तो किसानों के पास, व्यापारियों के पास, मिलर के पास यदि 1 करोड़ बोरी पड़ा हुआ है, तो सब ये पूरी 1 करोड़ बोरी का भाव घट जाएगा। यानी उस 10,000 बोरी में क्षमता है कि वो 1 करोड़ बोरी के भाव घटा दे। ये तो जायज़ नहीं है, बिल्कुल ऐसा होता है, इसीलिए माफिया पनपता है ना। तो जिसके पास 10 क्विंटल पड़ा है वो भी प्रभावित होगा? हर आदमी प्रभावित है। छोटा से छोटा किसान जिसके पास 5 बोरी है, किसी के पास 10 बोरी है, किसी के पास 2 बोरी है, हर आदमी प्रभावित होगा जो उस पेशे से, उस व्यापार से जुड़ा हुआ है। तो सरकार को तो फिर इस पर ध्यान देना चाहिए हिसाब से तो। बिल्कुल देना चाहिए। अब सरकार ध्यान तो सिर्फ़ इस तरफ देती है कि तेज़ी आ गई, इस बाज़ार को बंद कर दो। इसके अंदर कृत्रिम शॉर्टेज पैदा की जा रही है, इसको बंद कर दो। सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है अभी कि ये छोटे-छोटे कार्टेल हैं, इनको ख़त्म किए जाए या इनकी जाँच की जाए, इनके फ़ोन सर्विलेंस पे रखे जाएँ। ये जो छोटे लोगों की जेब कटती है ना, इसने भी तो वायदा बाज़ार से लोगों को दूर किया है। जो ये वॉल्यूम कम होने का कारण है, ये जो मार्केट सिकुड़ने का कारण है, इसके पीछे
दूसरे कारण भी हो सकते हैं, पर एक कारण ये भी है कि इसके अंदर जो धन से धन कमाने की प्रवृत्ति है, जिसे हम माफिया भी कह सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखनी होगी जी। बात करते समय कि ये विधि अनुसार काम करते हैं, अनैतिक नहीं करते हैं। बस ये नैतिक रूप से गलत है। व्हाइट कॉलर के लोग जो बोलते हैं। बिल्कुल, 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 पुखराज जी, मेरा एक सवाल अब जो है वो आपसे पर्सनल सवाल है कि बिल्कुल। आप किसान परिवार से नहीं आते, जी, उसके बाद भी आप एग्री कमोडिटी वायदा के विशेषज्ञ हैं। जी, जी। कोई खास वजह आपका इधर रुझान क्यों हुआ? बिल्कुल ख़ास वजह है, मैं एक बार कोई खेत देखने गया था बेलासर गाँव में। जी। उस साल अकाल पड़ा हुआ था, मेरे साथ अजीत सिंह बेलासर थे। तो शाम का टाइम था, गाँव वालों ने पूछा खाना खाने के लिए, तो हमने कहा चलो खा लेते हैं। तो मैं और अजीत सिंह जी साथ में खाना खाने बैठे, 4 लोग हमें खाना खिला रहे थे। तो बाजरे की रोटी थी, सब्ज़ी थी, घी बहुत सारा था। तो हम खाना खाते-खाते ऐसे मैंने 4 जो लड़के खड़े थे जवान, उनसे पूछा, मैंने कहा क्या करते हो? तो उन्होंने कहा खेती करते हैं। तो मैंने कहा इस साल तो काढ़ है, खेती में क्या है? फिर क्या करोगे अभी? तो कि फिर बैठे रहेंगे। मेरे उस दिन से दिमाग में आया और मेरे को वो घी खाते समय मेरे को घृणा महसूस हुई। मैंने कहा देखो ये तो तप कर घी घी बना रहे हैं, ये और मैं इसे खा रहा हूँ आराम से, ये ठीक नहीं है। इनके बारे में सोचना होगा और इनकी आवाज़ को आगे बढ़ाना होगा। मैं जहाँ तक हो सकता है किसानों के बारे में बोलता हूँ और मैं कभी मीटिंगों में जाता हूँ तो लोग दबी जुबान में ये कहते हैं, ये आ गया किसान हितैषी, करवा लो व्यापारी अपनी ऐसी तैसी। मुझे बुरा नहीं अच्छा, लगता। ये कहते हैं हाँ, लोग? कहते हैं, मुझे बुरा बुरा भी नहीं लगता। सोचता हूँ ठीक है, करने दो, मुझे अपना काम है वो करना है। मैंने वो जो पीड़ देखी ना बृजमोहन जी, वाक़ई उस पीड़ को हम देख लें, तो हमें फ़ील होगा कि किसान कितनी बुरी हालत में है। यूँ एसी कमरों में हम बैठ के कह देते हैं कि आज किसान के पास बोलेरो है, किसान के पास ट्रैक्टर है, किसान इतना ऊँचा हो गया। अरे वो ऊँचे कितने लोग हुए हैं? कुछ लोग ऊँचे हो गए, इसका मतलब नहीं है कि सारे ही लोग ऊँचे हो गए। जो मानसूनी खेती पर ये बारानी खेती निर्भर रहती है, उनकी हालत तो देखो कभी। एक अकाल पड़ जाए, पूरा साल गया। और उस अकाल के कर्ज को निकालने के लिए दूसरा साल और चला जाता है उनका। तीसरे साल फिर यदि सुकाल होगा, तब उनका कमाई का नंबर आएगा, नहीं तो कमाई कहाँ है? खेती में कमाई होती तो सारे लोग नहीं लग जाते, खेती में कमाई नहीं है। तो उसके बाद आपका रुझान है जो इधर आ गया। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरा उसी दिन से। एक पुखराज जी, आपके बारे में कही जाती है कि आपके शिष्य जो थे, जिनको आपने काम सिखाया, वो अरबपति हो गए, जी, जी, बिल्कुल उससे बराबर। भी ज़्यादा पैसे वाले हो गए। बिल्कुल, बिल्कुल। पर आप अभी वहीं हो, जी, जी, बिल्कुल भाई। तो व आपका मन हुआ नहीं कभी मैं भी पैसे कमाऊँ? एक बार मन हुआ था कि मैं आगे बढ़ूँ, पर मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी का शिष्य हूँ, जी। तो उनका श्रावक हूँ। महाप्रज्ञ जी ने एक बार मुझे कहा कि पुखराज, पैसा कमाने के लिए दौड़ना मत। परिवार को चलाने के लिए जितना पैसा चाहिए उसके लिए तो खूब मेहनत करो और परिवार चलाने जितना पैसा यदि आपको मिल जाता है तो उसके बाद दूसरों की सेवा का काम करो। ऐसा नहीं है कि अर्थ से ही दूसरों की सेवा हो सकती है। दूसरों की सेवा विचारों से हो सकती है, फिजिकल श्रम से हो सकती है, आपके दूसरी तरह के सहयोग से हो सकती है, आपकी अप्रोच से हो सकती है। तो आजकल तो सेवा को ये मान लिएगा ना, अर्थ से ही सेवा होती है। यानी अर्थ हम उसका सहयोग करें तो ही सेवा, नहीं, नहीं। दरअसल ऐसा नहीं है, जो महाप्रज्ञ जी ने मेरे को कहा कि सेवा के कई रास्ते हैं, उन रास्तों में से किसी एक को चुनो। पैसों के लिए भाग के करोगे क्या? पैसा साथ लेके तो जाना नहीं है। हाँ, परिवार ठीक से रहे, अपने बेटे-बेटियाँ, पोते-पोतियों को आप अच्छी तरह से खिला सको, पिला सको। वो यार भौतिक सुख-सुविधाओं में ज़्यादा खर्च करना भी ये ठीक नहीं है। मैं तो हमेशा मोटरसाइकिल पे चला हूँ और वैसे ही रहा हूँ। तो मुझे आचार्य श्री वाली बात एकदम बिल्कुल पसंद आ गई। तो उससे क्या एक फ़ायदा हो गया, बहुत ज़्यादा दौड़-भाग भी नहीं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन भी नहीं। मैं सोशल मीडिया पे अपने व्यापारिक ग्रुपों में लिखता रहता हूँ, सूर्यास्त मज़दूर मस्त। उस तरह से अपना जीवन है। आप आर्टिकल लिखते हैं, जी, आप टीवी पर आते हैं। जी। मैंने अक्सर देखा है कि आप सरकार के खिलाफ बोलते हो। तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि आपको सरकार से डर नहीं लगता क्योंकि आपके पास बड़ा कोई धन है नहीं, तो आपको न तो सीबीआई से डर, न ईडी से डर, न कोई और एजेंसी से डर। तो एक कारण ये है? नहीं, ये नहीं, मैं वो सरकार के खिलाफ नहीं बोलता हूँ। मैं जब किसी के फ़ेवर में बोलता हूँ तो ये लगता है कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं किसान का फ़ेवर कर रहा हूँ, ना कि सरकार की खिलाफत। अब किसान का फ़ेवर करने से यदि किसी व्यक्ति को सरकार की खिलाफत दिखती है या सरकार को भी सरकार की खिलाफत दिखती है, तो वो दिखे।
मेरा एक प्रोग्राम था दूरदर्शन पर वाद संवाद एमएसपी को लेके, जी। जिसमें मुझसे एक सवाल पूछा गया कि एमएसपी से क्या फ़ायदा हुआ है? तो मैंने बताया, जब हर आदमी का माल तुलेगा, हर किसान का माल तुलेगा, तब एमएसपी से फ़ायदा है, वरना ये तो एक फ़ॉर्मेलिटी है। और दूरदर्शन सरकारी था। और मेरे पास दूसरे दिन संबंधित मंत्रालय से फ़ोन भी आया कि ये आपने कैसे कहा? मैंने कहा मैंने ऐसे कहा। उन्होंने एक्सेप्ट किया उसको। मैंने उस पे ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि कोई भी सरकार रही हो, किसी भी सरकार ने किसानों की बदहाली पर लोकसभा में चर्चा नहीं किया। और चर्चा नहीं, किसान की बात करना, किसान की बात से वोट माँगना, किसानों के नाम से नारा लगाना, और किसान पे लोकसभा पे 5 दिन चर्चा नहीं हो। ये क्या है? ये तो दिखावा है। तो ये बातें उनको लगती है कि सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, या किन्हीं लोगों को लगती है। पर सरकार ने मुझे धन्यवाद दिया उसमें, कहा आपने हमें चेताया है ना। उसके 3-4 दिन बाद ही मेरे ख्याल से लोकसभा चल रही थी, उस पे एमएसपी पे चर्चा हुई। फिर तो आप देखो उसके बाद में किसानों के लिए कई सारी योजनाएँ भी लेके आए, किसान बिल भी लेके आए, हड़तालें हुई, बिल वापस लिया। तो ये सब उसी एक प्रक्रिया का नतीजा है कि हमने ये कहा कि आप एमएसपी लाओ या ई-मंडी लाओ, कुछ भी लाओ, तो उसके पीछे तकलीफ़ ये है। आप भला करना चाहते हो, पर इसके पीछे तकलीफ़ ये, इन तकलीफ़ों को देखना ज़रूरी है। आज आपका अफ़सर ये नहीं सोच सकता, समझ सकता किसान की पीड़ कहाँ है। मैं जाता हूँ खेत पे या किसान के घर पे जाता हूँ, तो मुझे पता है उसकी पीड़ कहाँ है, हाथ में है, एक पाँव में, एक सर में। इनको जी। तो एक औसत है, बरसात औसत हो गई, किसान पीड़ित नहीं है। अरे औसत से क्या मतलब है? एक एक टाइम ज़्यादा बरसात हो गई, एक टाइम बहुत कम बरसात हुई, फसल ज़्यादा होने से भी नहीं मिली और कम होने से भी नहीं मिली, तो वो तो वहाँ का वहीं रह गया जैसा इस बार हुआ है। बरसातें जून-जुलाई में खूब हुई और अगस्त से लेके 50 दिन सूखे रह गए। अब फसल कहाँ बचेगी? नुकसान हो गया। अब बीमा कंपनी को पूछो तो वो कहती है कि आपकी औसत बरसात हुई है, और औसत बरसात में आपका क्लेम बनता ही नहीं है। तो ये व्यावहारिक बातें नहीं है। तो इसलिए मैं जब टीवी पे भी बोलता हूँ कभी ऐसी बात, या कभी कहीं जाँच की माँग करता हूँ मुझे, तो मेरा पक्ष ये है कि जो पीड़ित लोग हैं हमारे, चाहे किसान पीड़ित है, चाहे व्यापारी पीड़ित है, मैं उनका पक्ष रखता हूँ। तो उनका पक्ष रखने के लिए मुझे सिफ़ारिश कहाँ करनी पड़ेगी? सरकार को करनी पड़ेगी। अब सरकार को मैं जब करता हूँ, तो मुझे कई लोग कहते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बोलते हो। दरअसल तो मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहा होता हूँ, और आपको तो पता है मैं वैसे ही बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ। और दूसरी बात ये है, मुझे डर नहीं लगता है, इसलिए डर नहीं लगता कि धन लेके तो बैठे नहीं हैं। जी। आराम से अपना जीवन यापन करते हैं, नैतिकता से करते हैं। तो आपके जो साथी व्यापारी हैं, जी, जो बड़े-बड़े व्यापारी हैं, जी। वो कहते नहीं है पुखराज जी आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए? कहते हैं, अरे आप कहने की छोड़िए, कई बार तो जान से मारने की थ्रेटनिंग आती है। अच्छा। मैंने एक बार ग्वार पे, सरसों पे, सोयाबीन पे कुछ ऐसा बोल दिया था कि मुझे मध्य प्रदेश से मंदसौर से और इंदौर से कुछ फ़ोन आए, तो उन्होंने कहा आप बोलना बंद करो टीवी पे, नहीं तो हम जान से मार देंगे। मैंने कहा भैया जान हाज़िर है, आ जाओ आप। क्योंकि मुझे पता था कि ये जो धमकी देने वाले लोग हैं, ये एग्री बाज़ार से जुड़े हुए व्यापारी हैं, और इनको पीड़ा है, इनका कहीं नुकसान हुआ है, इसलिए धमकी दे रहे हैं। इम्प्लीमेंट करने वाले लोग नहीं हैं। इम्प्लीमेंट करने वाले लोग धमकी क्यों देंगे? वो तो इम्प्लीमेंट ही करेंगे ना। धमकी क्यों देंगे? फिर भी मैंने पुलिस सुपरिटेंडेंट को शिकायत की, फिर उन लोगों ने माफ़ी माँगी, और वही हुआ जो मैंने सोचा, वही व्यापारी निकले, और वो भी राजस्थानी व्यापारी, जो मध्य प्रदेश में हैं, जिन्होंने मुझे धमकी दी, वो भी राजस्थान के थे। तो ऐसा तो अब भी होता है। अब कोई जान से मारने की धमकी तो नहीं देता है, पर ये कहता है आप बोलना बंद करो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में ले जाएँगे, हाई कोर्ट में ले जाएँगे। मैं कहता हूँ आप ले जाइए आराम से, तो मैं कोई इसको दिक्कत नहीं। सरल भाषा में ये कहूँ कि किसान की भी यदि कोई बात करता है, वो भी सेफ नहीं है। ना, ना, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। एक अभी बात चली एमएसपी की, जी, तो मेरा एक छोटा-सा सवाल उस पर है कि एमएसपी लागू कर दी जी, और उसमें एक तय होता है कि एक गिरदावरी पर 20 क्विंटल लेंगे, 10 क्विंटल, मेरे को आइडिया नहीं है। जी, जी। तो यदि उसकी पैदावार 50 क्विंटल है, फिर एमएसपी का फ़ायदा क्या? मैं इस सवाल में आपके पक्ष का ही हूँ, कि मैं कहता हूँ कि यदि एमएसपी है, तो उससे नीचे किसान का माल नहीं बिके, और सरकार को चाहिए उसका पूरा माल खरीद करे, और वो व्यवस्था करे सरकार। एमएसपी इसलिए नहीं होती है कि आपके यहाँ 100 कुंटल पैदा हुआ, अब मैं 10 कुंटल परचेज़ करेंगे, बाकी का तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, ये नहीं होना चाहिए। ये जबकि होता पर ऐसा ही है? हाँ, होता ऐसा ही है, पर इसमें भी मैं बताऊँ आपको, थोड़ी केंद्र सरकार की दुविधा है, थोड़ा संकट है उसके लिए। कृषि दरअसल राज्य का मुद्दा है, जी। केंद्र का मुद्दा नहीं है। अब एमएसपी तो केंद्र तय करती है,
और केंद्र उसके लिए पैसे देती है राज्य को 60% या 50% या 40%, और बाकी पैसे राज्य को मिलाने के लिए कहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि राज्य ये कर देता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुम तो मुझे 1000 करोड़ रुपए दे रहे हो, पर मेरे पास इसके अंदर मिलाने के लिए 500 करोड़ नहीं है। तो ये ऐसी स्थितियां सामने आती है। तो इसमें या तो केंद्र सरकार ये करे कि एक तो स्वास्थ्य और एक ये कृषि, इन दोनों को केंद्र का मुद्दा बना देना चाहिए। अभी दबाव में यदि रहेंगे तो फिर वो केंद्र नीति तय करती है कृषि की, लागू करना होता है राज्यों को, वो ठीक से लागू हो नहीं पाता, और फिर आज जानते हो भ्रष्टाचार सब जगह पनप रहा है, वो खड़ा है सामने। एग्री कमोडिटी वायदा में सबसे बड़ा जो जीन्स है वो है ग्वार। हाँ, अभी गुआर है। ये ग्वार रंक से राजा बना देता है। जी बिल्कुल सही कहा। राजस्थान में इस ग्वार ने एक पार्टी को जन्म दिया, 2 एमएलए बने। आप इसको कैसे देखते हो? है, देखिए एक घटना हुई कि 2000 रुपये से ग्वार चला और 30,000 रुपये बिक गया। उसके अंदर मिलरों ने, स्टॉकिस्टों ने, किसानों ने, जिसकी जहाँ भी हाथ लगा, हर एक आदमी ने पैसे कमाए और खूब पैसे कमाए। अब वो, मैं आपका इशारा समझ गया, आपका गंगानगर की तरफ इशारा है। वो उन्होंने खूब पैसा कमाया, और जब आदमी बहुत पैसा कमा लेता है तो या तो वो पॉलिटिकली कुछ बड़ा करने की सोचता है, या कई लोग हैं जो बड़ा मंदिर या धर्मशालाएं और बनाते हैं। तो उन्होंने ठीक है चुनाव लड़ा, उनके 2 लोग जीत कर भी आए, पर होता क्या है कि फिर जब वापस मंदी चलती है ना, जी। तो उसका दिमाग फिर क्या, तेजी से पैसे कमाए हुए जिसके रहते हैं ना, उसकी सिर्फ तेजी ही जचती है। वो उसको क्या करता है, फिर ले बैठता है। वो 30,000 का ग्वार फिर से 3,000 रुपये हो गया। उसके अंदर जितना लोगों ने कमाया उससे ज़्यादा उनकी पिटाई होगी, क्योंकि कमाया तब तो उन्होंने खुले हाथ से खर्च किया, और जब पैसा लगा तो खुले हाथ आपको रुपए उठाने के लिए कहीं से भी नहीं है। तो उसमें लोग उलझे ही हैं कुल मिलाकर। तो एक तरह का सट्टा हुआ ये तो। हाँ बिल्कुल सट्टा है, बिल्कुल सट्टा है। ग्वार तो हॉट कमोडिटी है। मैंने किसी एक राजनीतिज्ञ से बात की थी सेंट्रल में। मैंने कहा सर ग्वार पे कुछ देखना चाहिए, एमएसपी होनी चाहिए। अरे यार आप क्या बात करते हो पुखराज जी, ग्वार तो सट्टे की कमोडिटी है। उनको भी ठीक नहीं लगा। और ग्वार का सट्टा ये ऑफिशियली हो रहा है 2003 से। बीकानेर में तो आप यूँ समझ लीजिए टोटल सट्टा है, मेरे ख्याल से 350 साल से हो रहा है। सबसे पहले चांदी का सट्टा चलता था, उसके बाद में तेल का चला, और उसके बाद में ये ग्वार का सट्टा अनऑफिशियल चलता था। जी। और ये बीकानेर में तो आज से नहीं, 350 साल से है। ये चल रहा है। तो अब नहीं चल रहा है ना। अच्छा, 2002-3 तक चला। एक समय में तो ये कहा जाता था कि ग्वार के भाव बीकानेर से निकलते हैं। हाँ बिल्कुल, उस समय यही होता था। बीकानेर फड़ बाजार में सट्टा चलता था अनऑफिशियल, और वहीं से भाव निकलता था। बड़े बड़े पूरे सटोरिये भारत भी, के। पूरे भारत के बड़े सटोरिये भी इधर ही आते थे। और ये ग्वार की तो बीकानेर सट्टे की तो बहुत बड़ी मंडी थी। उस कोई समय था चांदी की भी बहुत बड़ी मंडी थी ये, और कोई समय था तब तेल की भी बहुत बड़ी मंडी थी बीकानेर, सट्टे की, हाजिर की नहीं। और ऐसे ही ग्वार के साथ था, पर वो सरकार जब ये ले आई तब सारा व्यापार इसके अंदर शिफ्ट हो गया। अच्छा, एक ग्वार के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस ग्वार का गम बनता है जो तेल के कुएं में काम आता है। जी जी बिल्कुल। सही है ये बात? बिल्कुल, तेल के कुओं में भी काम आता है ये। फूड में भी बहुत सारा जाता है, जैसे आपकी आइसक्रीम है, ब्रेड है, बहुत सारी दवाइयाँ हैं, प्रिंटिंग में ये जाता है, डाइंग में ये जाता है। मतलब ये लगभग 350 जगह ये गम काम लगता है। अच्छा, तो उसके अंदर इस गम की खपत होती है। इसलिए इसकी इंटरनेशनल डिमांड है, ये बिल्कुल, कारण है? बिल्कुल। इसे 80% इसका निर्यात ही है, 80 से 85% तक भारत से निर्यात होता है, और ये अच्छी विदेशी मुद्रा भी लाता है, ग्वार गम। पर जिस तरह का ये केमिकल है, उस तरह के पैसे किसान को नहीं मिल रहे हैं। इसका कारण? केमिकल कारण वही है कि यहाँ एकजुटता नहीं है इस बारे में। फसलों के बारे में भी भ्रांति फैलाई जाती है, स्टॉक के बारे में भी भ्रांति फैलाई जाती है। फिर जो फॉरेन मार्केट है वो यहाँ के वायदा बाजार को देख के अपनी बाइंग करता है। तो वहाँ यहाँ का वायदा बाजार पैसे की पकड़ में होने के कारण से या माफिया की पकड़ में होने के कारण से हम वो भाव नहीं ले पाते। फिर मजबूरी है, मिलर में एकता नहीं है, पाउडर प्लांटों में एकता नहीं है, तो पैसे नहीं ले पाते इसके। एक ये कहा जाता है फसलों को लेकर के कि इनके जो भाव है वो तो किसान जनरली ये बात करता है कि इसके भाव आसमान से उतरते हैं। पर ये सच्चाई नहीं है। तो ये भाव तय कैसे होता है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, ये सच्चाई नहीं है। दरअसल ये
किसान के मैटर में ये एक चीज़ ऐसी है, हर चीज़ का भाव दुकानदार तय करता है। मेरे यहाँ से ये किताब इस रेट में मिलेगी, ये इस पे रेट मिलेगी। ये जो दुकान व्यापारी है वो तय करता है व्यापारी। जी। किसान भी अपना माल लाकर ये नहीं कह सकता कि मेरा ग्वार मैं इस भाव में बेचूँगा। उसका भाव भी व्यापारी तय करता है। जो नीलामी ऑक्शन प्रक्रिया होती है उसमें अपना वो माल रखता है। वो व्यापारी उसका ऑक्शन करते हैं, बोली लगाते हैं। तो भाव भगवान नहीं करता, ये पृथ्वी पर बैठे लोग ही करते हैं। भगवान का कोई रोल ना, नहीं है ना इसमें। भगवान का रोल इतना ही है, उसने आपको जो तकदीर दी है, उस तकदीर के अंदर आपको क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। हम हिंदू संस्कारों में ये मानते हैं ना कि मुसलमान भी ये मानते हैं कि अल्लाह का किया हुआ सब है। तो ये भगवान ने जो हमें दिया है, वो तो पहले से लिख के रखा है उसने। हम तो सिर्फ दौड़ रहे हैं। एक इस ग्वार पर आप एक सेमिनार कराते हो हर साल। जी, मैं यदि ठीक से कह पा रहा हूँ तो 2 अक्टूबर को आप एक सेमिनार कराते हो, जी, जी, बिल्कुल सही है। जिसके मोटा-मोटी आप ही पूरा उसका काम का देख-रेख करते हो। जी, जी। एक तरह से मैं ये कह दूँ कि आप उसके संयोजक के रूप में काम करते हो। जी, बिल्कुल सही है। ये आइडिया आपको कैसे आया और इस सेमिनार से किसानों को क्या कोई फ़ायदा होता है? बिल्कुल, सवाल भी बहुत अच्छा है, इसका जवाब भी उसी ढंग से आना चाहिए। 2015 में हम लोगों ने ये सोचा, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था, तो उसमें विचार किया, भई क्यों नहीं हम इस पे सेमिनार बुलाएँ, जी। जिसमें किसान हो, मिलर हो, व्यापारी हो, टेक्निकल वाले हो, एक्सपोर्टर हो और उनके पैनल बनाकर उनसे राय माँगी जाए भी इस व्यापार में क्या करना चाहिए। तो 2015 में हमने पहला सेमिनार किया। तो इसकी मूल जो मुझे प्रेरणा दी उसमें ये विशाल बगड़िया गंगानगर से और अनिल शर्मा जयपुर से, उनका अच्छा प्रेस रहा मेरे पे कि पूजी आप करो। वो क्या है, मिलर है? मिलर नहीं, व्यापारी है, मित्र हैं मेरे। जी। तो उन्होंने ये पूरा मेरे पे दबाव रखा कि आप करो, डरो मत। वो किया मैंने, वो सक्सेस हुआ। तो फिर हमने उसी दिन घोषित कर दिया कि 2 अक्टूबर को ग्वार डे के रूप में मनाएँगे। तो ये हमारा 9वाँ सेमिनार था जो अभी ओशिया में हुआ है 2 अक्टूबर को। और भारत में कोई भी ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है जिसने किसी कमोडिटी पे 9-9 सेमिनार करवा दिए हों। और अच्छा। हाँ, और वो भी बिना रजिस्ट्रेशन फीस के। आपको यदि उसमें भाग लेना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका खाना-पीना, रहना, सब सुविधा हमारा एथनिक ग्रुप है, वो उसकी तरफ से सारा होता है। तो उसमें तो उसमें किसान भी आते हैं? बिल्कुल किसान आते हैं और भारत के हम पहले सेमिनार वाले हैं वो, जिन्होंने किसान पैनल बनाया। नहीं तो किसान पैनल होते ही नहीं थे कहीं। कोई किसानों को बुलाता ही नहीं था, सोचते थे ये पता नहीं किसान क्या बोलने लग जाएँगे, हमारा सेमिनार बिगड़ जाएगा, ये तो सर दर्द है, इनको कौन समझाएगा। हमने किसानों को बुलाना शुरू किया। हमने कहा ये सर दर्द है तो हम सँभालेंगे और उनको पूरी छूट दी बोलने की किसानों को, कि आप अपनी बात रखें बिना डरे। आपको जी। जो भी रखना है, आपको लगता है व्यापारी चोर है, आप बोले व्यापारी चोर है। आप व्यापारी शोषण करता है, आपको लगता है, आप बोले व्यापारी शोषण करता है। और प्रमाण सहित बोले और ये भी बताएँ कैसे शोषण करते हैं। तो हमने किसानों को छूट दी, उसका आज रिज़ल्ट देखो आप। किसान इंतज़ार करते हैं 2 अक्टूबर का, कब सेमिनार हो, कब हम देखें, कब हम भाग लें। पर ठीक है, पैनल में तो 11 लोग, 10 लोग, 9 लोग, 12 लोग होते हैं, वो पैनल में आते हैं। किसान स्वतंत्र रूप से अपनी बात रखते हैं और बताते हैं, भई हमें बीमा क्लेम नहीं मिला, हमारी फसल इस बार बिगड़ गई, सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही है, या फलाँ मंडी में हमारे साथ में ये दुर्व्यवहार होता है, या फलाँ जगह हमें लोग शोषण करते हैं, संगठित होकर बोली लगाते हैं, हमारा माल ऊँचे में नहीं लेते हैं। तो सारी बातें आती हैं सामने ऐसी। और ये बहुत अच्छा हुआ है। किसान आने लग गए, हमें एक नया सबल मिला, हमें एक नई ताकत मिली। ये व्यापार की ताकत है, वो किसानों के दम से ही है। और अब हमारे सेमिनार का पहला पैनल किसान का ही होता है। ये बिल 2015 में भी किसान का हुआ था, अभी सबसे पहला पैनल किसान का ही होता है। ये बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया था। बिल्कुल इनोवेटिव। और मुझे चैनलों तक ने ये सुझाव दिया कि आप ये खतरा मत लो मोल। मैंने कहा है तो है, देखेंगे। आखिर ये भी हमारे जैसे ही लोग हैं। जी। ये हम इनकी बात करेंगे, ये हमारी बात करेंगे। और आप यकीन मानिए बृजमोहन जी, कभी हमें तकलीफ नहीं आई। किसी किसान ने शिकायत नहीं की। और मैं अभी 2 अक्टूबर की बात बताऊं, हर किसान मुझे मेरे रूम में आकर धन्यवाद दे के गया और बोला, जैसा तुम किसानों के साथ रखते हो ना, वैसे लोग तो है नहीं यहाँ पर। वैसे लोग यदि सब जगह मिलने लग जाए एक एक दो दो, तो हमें फिर कोई चिंता ही नहीं है, कोई तकलीफ ही नहीं है, हमारी बात अपने आप आ जाएगी बाहर। वैसे तो ये सोशल मीडिया का ज़माना है। जी, बातें तो बाहर अपने आप चली जाती जी, हैं। जी।
पर मेरा यहाँ एक दूसरा सवाल है, क्या उस सेमिनार में जर्नलिस्ट होते हैं? बिल्कुल। देखिए हमारे 4 पैनल होते हैं। 4 पैनल में से 3 पैनल मॉडरेट करने वाले मीडिया ही होते हैं। अच्छा, एक पैनल को जी बिज़नेस मॉडरेट करता है, एक को सीएनबीसी मॉडरेट करता है, एक को इकोनॉमिक्स टाइम नाउ मॉडरेट करता है। तो अपने आप ये स्वतंत्र हो गया। तो चीज़ें तो ओपन चलती है वहाँ। ओपन कोई मैनिपुलेशन नहीं है। अब हमें ये पता नहीं होता है कि ये मीडिया से एंकर आए हैं या एडिटर आए हैं, ये क्या सवाल इनसे पूछेंगे पैनल से, ये हमें पता नहीं होता है। वो उनकी इच्छा है, जो मर्जी आए वो सवाल पूछे। कभी किसी मीडिया घर को लाते हैं, कभी किसी मीडिया को लाते हैं, कभी किसी मीडिया को लाते हैं, पर अमूमन ये 3 मीडिया तो रहते ही हैं। और ये हमारी सेमिनार की साख भी है। ये हर जगह नहीं जाते। इन्हें हमारी ईमानदारी पे भरोसा है। हमारे ईमानदारी का भरोसा अपने आप होगा। आपने 9 सेमिनार कर ली, आप 9 सेमिनार में आए हो हमारे यहाँ, आपको पता है कि हम ये नहीं करते। उसके अंदर कि भी आप ये सवाल पूछो और ये मत पूछो और ये करो और ये मत करो। स्वतंत्र हो आप जैसे चाहे करो, जो चाहे पूछो आप। और जब वो किसानों से बात करते हैं, किसी मिलर पैनल से बात करते हैं, तो खूब चेष्टा करते हैं उनको गर्म करने की, उकसाने की और बोलने के लिए प्रेरित करते हैं, पर वो सबका अपना-अपना जवाब होता है। मीडिया का अपना काम है, वो स्वतंत्र है, वो करिए, वो ठीक है एकदम बिल्कुल अच्छा करते हैं। ब बहुत अच्छा कोऑपरेट है हमारा। एक्सचेंज के साथ भी आपने अच्छा काम किया है। एक्सचेंज एडवाइज़र के रूप में भी आपने काम किया है या आप कर रहे हो? मैं थोड़ा-सा उसके बारे में भी जानना चाहूँगा कि आप कौन से एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए हो? बिल्कुल, एकदम ये वैसे तो व्यक्तिगत क्वेश्चन है बिल्कुल, हाँ, सवाल मेरा क्योंकि व्यक्तिगत है। मेरा अभी लोगों को पता भी नहीं है, मैं लिखता भी नहीं कहीं पे कि मैंने ये काम किए हैं या ये काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये जितने राष्ट्रीय एक्सचेंज हैं उसमें एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, एस, आईसीएक्स, बीएसई, इन सब को मैंने अपनी कंसल्टेंसी दी है। अच्छा, मैं इन सब के साथ कंसल्टेंट के रूप में मैं रहा हूँ, पर मैंने कभी मीडिया में, अखबार में, सोशल मीडिया पे कभी इस बात का ज़िक्र नहीं किया। सिर्फ़ ये सोच के ज़िक्र नहीं किया कि खुद को मैं ये बता दूँ कि मैं इस स्थिति में हूँ और ये कर रहा हूँ, तो लोग नाजायज़ सिफ़ारिशें आएगी। आप हमारी ये दिक्कत आ रही है एक्सचेंज में, आप बात करो। मुझे ज़रूरत नहीं है इस बात की, मुझे कोई ऐसी प्रशंसा लेनी नहीं थी, इसलिए मैंने कभी नहीं बताया और आज आपने पूछ लिया तो मैं इनकार नहीं कर सका, मैंने आपको बता दिया। ये आपका अब पहली बार होगा कि आपके मार्फ़त लोगों को पता लगेगा। किसी को पता नहीं है। इवन मेरे घर में भी मेरे बच्चे को भी पता नहीं है कि मैं इनका कंसल्टेंट रह चुका हूँ और मैंने इतने लंबे समय तक इनको सेवाएँ दी तो हैं। मैं खुद की तारीफ़ कर लूँ कि मेरी रिसर्च ठीक है। अब आप तो कहीं से निकाल के ले ही आते हो, पता नहीं कहाँ से खोज के लाए। मेरा लिखा हुआ किसी सोशल मीडिया पे, किसी अखबार में, किसी चैनल पे ऐसा कोई वक्तव्य नहीं है, जिसमें मैंने ये कहा हो कि मैं इनका कंसल्टेंट रहा हूँ। आपका अनुभव कैसा रहा इनके साथ काम करके? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। ये लोग सुनते हैं बात, ऐसा नहीं है नहीं सुनते, एक्सचेंज बात सुनते हैं। हाँ, एक्सचेंजों के साथ एक दिक्कत है, ज़्यादातर के ऑफ़िस बॉम्बे हैं, जॉब मुंबई है। तो ये मुंबईया में एक किस्म होती है कि आप जब फ़ोन करो, पहले या तो फ़ोन नहीं उठाएँगे, बहुत देर तक और उठा लिया, तो आपको बोलेंगे, "अच्छा पुखराज जी, 2 मिनट मैं मीटिंग में हूँ, बात करता हूँ।" फिर ये सोच के ही फ़ोन करेंगे वापस कि पुखराज जी का फ़ोन आया, इनसे क्या-क्या बात करनी है, वो सोच के बात करते हैं। तो सबकी आदत एक जैसी है वहाँ। हर आदमी बिज़ी है, काम नहीं है फिर भी बिज़ी है। हमारे यहाँ तो ये होता है फ़ोन है, घंटी आती है तो दौड़ के उठाते हैं और ये किसका फ़ोन आ गया और वहाँ ये है कि फ़ोन आ गया तो करेंगे बाद में बात करेंगे। ये महानगरीय वो जो वो होती है थोड़ा ना एडवांस है। प्रवृत्ति है। नहीं ये प्रवृत्ति होती है, महानगरीय प्रवृत्ति इसको बोलते हैं। हम छोटे शहर वाला इस मामले में ठीक है। आपका एक दूसरा पक्ष है सेफोलॉजिस्ट जी, यानी कि चुनावी विश्लेषक। जी। आप खूब अच्छा विश्लेषण कर लेते हैं। अब आप इसको अच्छा भी कह सकते हैं, पर ये मेरा ये व्यक्तिगत ही रहा है जो सेफोलॉजी का काम है। वो व्यक्तिगत रहा। 1980 में मैंने पहली बार ये शुरू किया, जब देवी सिंह जी अच्छा, पहला आप उस चुनाव समय से लड़े। कर रहे हो? हाँ, हाँ, 1980 से, बिल्कुल। वैसे तो मैं आर के दास गुप्ता जब चुनाव लड़े, तो मैं उनके साथ भी था, माणिक सुराणा के साथ भी रहा हूँ मैं, उससे पहले। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप जिसके साथ रहते हो उसको बता देते हो कि आपकी स्थिति इस चुनाव में ये रहने वाली है। हाँ, खुल के बताता हूँ, चाहे वो मेरा जो जिनके साथ मैं उम्मीदवार के साथ होता हूँ, वो मेरे से कई बार नाराज़ भी होते हैं, पर अपनी बात मैं कह देता हूँ। नहीं, कोई हारने वाला कैंडिडेट है, आप हाँ, उसको उसको बता देते हो कि आप हार रहे हो? बता देता हूँ। ऐसा कोई किस्सा बता सकते हो आप हमें?
अब ऐसे हैं कुछ किस्से, अब किसी का नाम लेके तो नहीं बताऊँगा पर ऐसे किस्से हैं। मैं आपको बताऊँ एक चुनाव में मैं बिहार गया था, ये देखने के लिए कि ये स्थिति क्या है। बृजमोहन जी उस समय उस पे एग्ज़िट पोल पे 115-16 सीटें बिहार की दे रहे थे। जी। इससे पिछले से पिछला चुनाव और ये जो फड़ौदी के नाम से जो सट्टा-वट्टा चलता है ना, उसके अंदर 113-14 सीट बीजेपी को दे रहे थे। मैं गया वहाँ से सबसे पहले किशनगंज, फिर ये आपका कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, पूर्णिया, ये आपको सिवान, ये सब जगह घूमा। मुझे मुझे लगा नहीं ऐसा नहीं है, सीट तो 60 के अंदर ही आएगी। इतना डिफरेंस? हाँ, इतना डिफरेंस था। तो मैंने जो मुझसे संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं पार्टी में, बड़े बड़े लोग हैं, उनको मैंने बताया आप अंडर 60 हो। उनको बहुत गुस्सा आया उनको, आप तो चश्मा रखते हो। अरे मैंने कहा चश्मे की बात ही नहीं है, तो कि ये एग्जिट पोल बता रहे हैं वो गलत है क्या? ये सट्टा चल रहा है वो गलत है क्या? मैंने कहा वो गलत है या नहीं है? मुझे ये पता नहीं है। मेरी नज़र में ये चुनाव ऐसे होंगे ये और मेरा ओपिनियन है। हाँ, आप मानिए अंडर 60 आई, 58 सीट आई। अच्छा। हाँ, जब किरण बेदी चुनाव लड़ रही थी दिल्ली में, मैं गया था 5 या 6 दिन। मैंने वहाँ देखा उस समय 26-27 सीट दे रहे थे ये आपके एग्जिट पोल वाले और सट्टे के अंदर 28 या 29 सीट बीजेपी को दे रहे थे ये सटोरिये। तो मैं वहाँ घूमा तो मैंने जिस व्यक्ति से बात की, उस व्यक्ति ने मतलब केजरीवाल को बेचारा बताया। ये छोटा आदमी है, सबने मिलके इस पे हमला कर दिया। तो मैं जहाँ भी गया ना मुझे ये मिली। मुझे लगा ये तो बहुत खतरनाक बात है, पार्टी को तो पता होगी। मैंने पार्टी को कहा, मैंने कहा आप तो अंडर 5 ही रहोगे, इससे ज़्यादा जगह नहीं है। अभी मेरी बात पे कौन विश्वास करता है? अंडर 5 की बात पे कोई विश्वास कर सकता है कि बीजेपी दिल्ली के अंदर अंडर 5 रह जाए? 70 में 3 केवल सीट 5 3 हाँ, अंडर 5 रहना था उन्हें, 3 ही सीट आई, 67 आप ले गई। और कांग्रेस 0। हाँ, कांग्रेस 0। तो ऐसे कुछ अद्भुत भी कुछ विश्लेषण रहे हैं। इनका अर्जुन जी को किसी ने बता दिया कि आप चुनाव में बहुत कमज़ोर हो। तो उनका फ़ोन आया, बोले पुग जी क्या लग रहा है? मैंने कहा ये 3,05,000-7 हज़ार वोटों से आप जीत रहे हो चुनाव, पिछले से पिछला। अच्छा। हाँ, तो कहा नहीं, नहीं, नहीं आपके कोई फ़र्क है। मैंने तो एक कागज़ में एक पूरा उसका बना के मैंने उनको भी दिया और फिर मैंने क्या किया प्रूफ़ के तौर पे एक मेल मैंने कर दिया उनको, उसी तारीख में। 20 दिन मैंने मेल किया, उसमें ये लिखा हुआ था। आप मानेंगे नहीं 3,08,000 से चुनाव जीते हो। और आपने 3,05,000 का 3 कहा? लाख 5 हज़ार का था। वो वही अर्जुन जी को आंकड़ा रहा। विश्वास नहीं हुआ, पर मैं धन्यवाद देता हूँ उस व्यक्ति को, उसने चुनाव सर्टिफ़िकेट लेते जो बाहर मीटिंग की उसमें मुझे आवाज़ देके बुलाया। पुखराज जी ने मुझे बताया था कि ऐसा होने वाला है। महेंद्र सिंह मेरे साथ रहा है। महेंद्र सिंह को मैंने पॉलिटिक्स में जगह-जगह कार्यकर्ताओं से मिलाना, देवी सिंह जी ने कहा था मुझे कि महेंद्र को साथ रखा करो। तो उसको मैं सिखाता था कि आदमी का नाम कैसे याद रखना है, इसकी जाति कैसे याद रखनी है, जब सामने मिले तो उसको नाम लेके पुकारना है, ताकि अपनत्व जैसा लगे। तो वो जब लोकसभा चुनाव लड़े, पहला जीत गए, दूसरा बलराम जाखड़ के सामने था। तो महेंद्र सिंह ने मेरे पूछा, "पुख जी क्या बोले? कुछ बता नहीं रहे हो?" मैंने कहा, "यार क्या बताएँ, अब हो गया जो हो गया।" तो बोले, "फिर भी क्या मैंने अपन 1,90,000 से हार रहे हैं।" तो ये बात किसी तरह यहाँ जो उसमें तत्कालीन कलेक्टर थे, उनके पास पहुँच गई। तो रघुनाथ सिंह जी और ये मेघराज जी सेठिया के मार्फत उन्होंने पूछवाया मेरे से कि भी क्या ये आपकी बात सही है? मैंने कहा, "साहब सही है, 1,90,000 वोटों से जाखड़ जी चुनाव जीत रहे हैं।" वो 1,90,700 समथिंग से वो जीते थे जाखड़। तो ऐसा रहा है, कई बार तो एकदम ही नज़दीक जाके मामला बैठ जाता है। ऐसा ही सिद्दी बाई के साथ भी कई बार हुआ, तो ऐसा होता है। तो ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है। ये बस शौक, अखबार में लिखना शौक, टीवी में बोलना शौक, ये सेफोलॉजी, इसका सर्वे करना, ये सारा शौक है, प्रोफ़ेशन इसमें कोई भी नहीं है। पैसा कमाना शौक नहीं है। ना, ना पैसा कमाना शौक अच्छा ही नहीं लगता। कोई मेरे को आज आके कह दे कि मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए देता हूँ, तो मेरी तो सबसे पहली मुश्किल ये हो जाएगी, इन 1 करोड़ का करूँगा क्या? कहाँ ले जाके रखूँगा? और क्या बनाऊँगा इससे? मन में नहीं आता पैसों की। ऐसे में ये बिणज करे सो बाणिया, ऐसे बाणिये भी कम मिलेंगे आपको जिसको पैसा नहीं चाहिए। बाणिया भी ये बाई कास्ट नहीं होते हैं, जो व्यापार करता है, इसको बिणज अपने राजस्थान में बोलते हैं बिणज। जो बिणज करता है वो बढ़िया है। फिर बाद में तो ये इसका अपभ्रंश हो गया कि भी ठीक है अग्रवाल, महेश्वरी, ओसवाल ये बढ़िया है। दरअसल तो ये है कि जो व्यापार करता है वो बढ़िया है, चाहे वो किसी समुदाय से हो, जाट हो, चाहे वो बिश्नोई हो या अदर कोई भी कास्ट हो।
चुनावी विश्लेषण के साथ-साथ एक सवाल थोड़ा टफ ज़रूर है, पर मैं चाहूँगा कि आप उसका जवाब दें। अर्जुन मेघवाल और देवी सिंह भाटी की दोनों की बिल्कुल नहीं बनती थी। अब बनने लग जाए वो अलग बात है। परंतु आप दोनों के किचन कैबिनेट में आते हो। आप इस रिलेशन को मेंटेन कैसे करते हो? ये ये एक चीज़ लोगों में बड़ा उत्सुकता रहती है इस बात को जानने के लिए बिल्कुल कि पुखराज चोपड़ा एक ऐसा चेहरा है, जो दोनों के साथ एक लेवल का रिलेशन रखता है। तो ये सब चीज़ें आप कैसे कर लेते हो इसको? देखिए बृजमोहन जी, खुद यदि सही हो ना आदमी, मैं यदि सही हूँ ना, तो मुझे न तो कुछ छुपाना है, न मुझे डरना है। और यही कारण था कि मैं देवी सिंह जी के साथ अस्सी से रहा हूँ। ये जग जाहिर बात है, किसी से छुपी हुई नहीं है। सारे लोग जानते हैं इस बात को। और मैंने हमेशा संबंध अच्छे रखे, उन्होंने भी मेरे साथ हमेशा संबंध अच्छे रखे। अब भी मैं जाता हूँ तो कभी वो अर्जुन मेघवाल की बात नहीं करते मेरे से। उनके बारे में कभी उन्होंने नहीं पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या बोलते हैं, या उनके खिलाफ कुछ बोलना मेरे सामने कम से कम नहीं बोलते हैं। तो कभी ज़रूरत नहीं पड़ी इसी बात की। अब डिट्टो यही चीज़ अर्जुन जी के साथ में। अर्जुन जी ने कभी नहीं कहा मेरे को कि आपकी देवी सिंह जी के साथ संबंध क्यों है, आप देवी सिंह जी के यहाँ मधुबन क्यों जाते हैं, या देवी सिंह जी से मिलने क्यों जाते हैं, उन्होंने भी कभी नहीं कहा। और मैंने भी ये सोच रखा था कि जिस दिन कोई ये कहेगा कि आप उनके साथ क्यों जाते हो, तो मैं कहूँ ये मेरी तो इच्छा का मामला है, आपको अच्छा नहीं लगता है, आप मुझे पास मत बैठने दो, खत्म मैटर। पर ऐसी नौबत ही नहीं आई। तो मैं ईमानदार हूँ, मैं किसी की चुगली नहीं करता, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलता, और मुझे फालतू बात करनी नहीं है। देवी सिंह जी के हित की बात देवी सिंह जी से करनी है, अर्जुन जी के हित की बात अर्जुन जी से करनी है। तो फिर जगह ही नहीं बचती कहीं पे, इसीलिए हमारा आपस में कभी मतभेद नहीं हुआ। हाँ, ये चाहे देवी सिंह जी चाहते या अर्जुन जी चाहते तो मुझे नकार सकते थे। पर इन्होंने कभी चाहा इन्होंने नहीं कभी आपको? कभी नहीं नकारा मुझे। और आ मैं दोनों के साथ मेरे संबंध बिल्कुल अच्छे रहे। कभी किसी बात की ज़रूरत भी पड़ी कि कोई समाचार इधर से उधर पहुँचाना है, एक-दूसरे को मैसेज पहुँचाना, तो मैंने अपनी तरफ से प्रयास भी किए। और अच्छा किया आपने? वो हाँ, वो ठीक है, मेरा अगला वो करना सवाल ही यही होता था कि है। आपको कभी लगा नहीं कि दोनों में बैठ के समझौता करा दिया जाए? बिल्कुल लगा, बहुत लगा ये। मुझे पिछले विधानसभा चुनावों में भी ये बात बहुत लगी, और बहुत अखरी भी, कि क्या विद्वेष है? आखिर तो आदमी की बातचीत से समस्या हल होती है। आप मुझसे नाराज़ हो, मैं आपसे नाराज़ हूँ। यदि आमने-सामने बैठ गए और एक-दूसरे से बात कर ली तो नाराज़गियाँ ख़त्म हो जानी चाहिए, पर कहीं न कहीं पास के अड़ोस-पड़ोस के जो लोग होते हैं ना, वो ऐसा नहीं होने देते हैं। तो ये इसलिए ये सब बातें रही है, नहीं तो ये कभी का ठीक हो गया होता मैटर। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। ये क्या, अब आप पास बैठे हो मेरे, मैं कह दूँ आप वहाँ मत जाओ, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो व्यक्ति देखता है यार बैठे हैं, फिर नहीं जाएँ, नहीं जाएँ। और पास में बैठा हुआ व्यक्ति भी कहे किसी से दोस्ती रखने में कोई खराबी नहीं है, तो फिर उसका हौसला बनता है दोस्ती की तरफ बढ़ने का। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे ही कारण रहे होंगे। दोनों बहुत परिपक्व, बहुत समझदार हैं। जब पहला चुनाव देवी सिंह ने लड़ा बृजमोहन जी, मैं आपको बताऊँ, उस समय भी देवी सिंह जी प्रबल इच्छा वाले व्यक्ति थे। जी। माणक जी सुराणा ने इनको चुनाव लड़ने के लिए कहा था कि चुनाव लड़े, और अस्सी में सबसे पहला बढ़िया मैं ही था। देवी सिंह जी गंगासेर बिनासर को नहीं जानते थे। इनके लिए गंगासेर बिनासर बिल्कुल नया था। हम लोगों ने सबने खूब साथ दिया इनका। और देवी सिंह जी का ये रहा कि कार्यकर्ताओं पे, गंगासेर बिनासर पे एक बहुत अच्छा इन्होंने अपना वरदस्त रखा। कोई कोई गुंडई नहीं करे, कोई बदमाशी नहीं करे, किसी के थाने में कोई परेशानी नहीं हो, किसी के कचहरी में परेशानी नहीं हो, कोई आपसी द्वंद्व हो तो उसमें वो आँख दिखा के बात करते उत्तम ही खत्म हो जाता था। अब हालात फिर समय के अनुसार बदलते हैं, नए लोग फिर सामने आते हैं, नई दोस्तियाँ होती है, तो वो सब चीज़ें धीरे-धीरे बदलती जाती है, पर हमने अपने संबंध दोनों से ही अच्छे मेंटेन रखे हैं। अब ये वो मेंटेन मेरे साथ रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, ये मुझे पता नहीं। पुखराज जी, आप आचार्य तुलसी के बहुत नज़दीक माने जाते थे और अभी भी मुझे लगता है लोगों का ये कहना है कि आचार्य तुलसी के बहुत नज़दीक थे आप। जी, एक समय ऐसा भी था कि देश के बड़े नेता, जिसमें सुषमा स्वराज शामिल थी और वहाँ से गुज़र रही थी और आपके घर की तरफ गाड़ी घुमा ली। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सुषमा स्वराज जी घर आई, बहुत समय तक रुकी, चाय-नाश्ता वहीं पे किया, वहीं पे
फिर महेंद्र सिंह जी और वो दूसरे बीजेपी के नेता उस समय मदन दिलावर और उस समय बीजेपी में लीडरशिप थोड़ी कम थी, तो सभी लोग घर आए और सुषमा जी का आना हमारे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात रही और हमारे लिए गर्व की बात भी है कि सुषमा जी हमारे यहाँ आई। उसके बाद बहुत सालों बाद सुषमा जी बीमार भी थी, तो एक बार आई लालगढ़, तो मैं गया था मिलने के लिए अपनी पोती को लेके। जी। तो सुषमा जी ने तपाक से पूछा, अरे आप आ गए? मैंने कहा आप, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको बाहर आना जाना नहीं है, इसलिए मैं आ गया। अभी घर ले जाने के लिए मैं आपको जिद नहीं करूँगा। तो अच्छा, वैसे ललित जी चतुर्वेदी है, कैलाश जी मेघवाल है, भैरव सिंह जी शेखावत है, रघुवीर सिंह कौशल है, इनके साथ हमेशा ही मेरे संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। राजन सिंह राठौड़ के साथ भी संबंध अच्छे रहे। जब देवी सिंह जी जीत के गए या पहली बार जब पशुपालन राज्य मंत्री बने, तो मेरा देवी सिंह जी के साथ जयपुर आना जाना रहता था, तो वहाँ जसवंत सिंह जसोल है और ये राजन सिंह जी राठौड़ है, इनसे भी मिलना हो जाता था। रोहितास शर्मा है, एक वो वहाँ से टोंक से आते हैं बंसीवाल। पहले जो सवाल था वो ये था कि आपकी आचार्य तुलसी के साथ बहुत नज़दीकियाँ रही हैं। जी, जी, हाँ, सवाल से भटक गया मैं, ठीक है। उनके साथ का कोई किस्सा बताओ? देखिए, बहुत किस्से हैं उनके साथ के। एक आधा जो आपको यूँ लगता है कि नहीं यार, ये तो इसको चर्चा यहाँ करना बहुत ठीक रहेगा। वो एक बार तेरापंथ, वो क्या है, आज युग में क्या होता है कि जो अर्थ का दान करता है, जो अर्थ से सहयोग देता है संघ को, उसका ज़्यादा महत्व है, उसकी पूछ परख होती है। आपके पास अर्थ नहीं है और आप अर्थ से मदद नहीं कर रहे हो, तो आपकी पूछ परख कम हो या जाती तो है, कम या बिल्कुल आप इसमें पिछली लाइन में होती है आपकी। ना के बराबर। उस समय ऐसा नहीं था। आचार्य तुलसी फिजिकल सेवा को ज़्यादा महत्व देते थे। तो गंगाशहर चातुर्मास था, एक कोई गुंडई की घटना हुई, कोई आमेर से संघ आया हुआ था, उनके साथ गुंडों ने कोई मारपीट कर ली, तो मैं बीच बचाव करने गया और वो मैंने सारा उनको पुलिस की मदद लेके वो सारा कुछ करवाया। तो आचार्य श्री को पता लगा तुलसी को, जी। तो उन्होंने दूसरे दिन मुझे बुलाया। तो जिस समय मुझे बुलाया, तो उस समय तेरापंथ विकास परिषद, जो सर्वोच्च संस्था है तेरापंथ की, उसकी मीटिंग चल रही थी। उसमें बड़े-बड़े लोग थे, नेपाल से आए हुए थे, आपके दिल्ली से थे, कलकत्ता से थे, जितने भी बड़े वो 16-17 लोग होते हैं, वो आए हुए थे। तो जैसे ही मैं गया, दर्शन किया, उन्होंने कहा पुखराज रुको। उनकी तब पकड़ बहुत थी उनकी और आँखों में तेज था, पुखराज रुको। मैं रुका। विकास परिषद बोले, इसको जानते हो इस लड़के को? तो उन्होंने सबने सर हिलाया, बोले नहीं जानते हैं। बोले देखो, इसका नाम है पुखराज चोपड़ा और इसने कल ये किया। विकास परिषद को चाहिए कि ऐसे लोगों को प्रमुखता देकर आगे लाए और संघ में भी इनकी पूछ परख बनी रहे। तो ये आचार्य तुलसी थे, उनको पता था कि फिजिकल जो सेवा देने वाले हैं, जो फिजिकली कुछ करने वाले हैं, उनका महत्व भी उनसे कम नहीं है जो अर्थ का दान देते हैं। मेरे पास 1 करोड़ रुपए देने के लिए नहीं है चंदा, मैं नहीं दे पाता, पर फिजिकल सेवा में यदि 24 घंटे दे रहा हूँ, पर मेरा महत्व उससे कम है। उस समय क्या था, मेरा महत्व ज़्यादा था, उनका महत्व कम था। अब ये चेंज हो गया। हाँ, जैसे समय बदला उसके बाद चेंज हो गया। आचार्य महाप्रज्ञ जी भी मेरे पे बहुत कृपा रखते थे, बहुत कृपा। वो कहते थे पुखराज तू अच्छा काम करता है, बस ऐसे ही करता रहा कर। उन्हीं ने कहा था मुझे, कमाई के लिए भागना मत, जी। परिवार चलाने के लिए जितनी मेहनत करनी पड़े वो करना है, बाकी नहीं करना है। ये उन्होंने कहा था। वो मेरे को आज भी मजबूती से एकदम बांधी हुई है। अब तो 69 कंप्लीट कर लिए, तो ठीक है, इसी से चलाएंगे, ऐसे ही चलाएंगे। एक तेरापंथ के आचार्य हैं मुनि जी, जय मुनि जी। जी, जी। उनको मैंने देखा है, उन्होंने कभी पैसे वालों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, मेरे उनसे अच्छे संबंध रहे हैं और अभी भी हैं। मैंने देखा है कि मैं उनके पास बैठता था और अरबपति खरबपति बहुत पीछे रहते थे। वो मौज तो आज भी कायम है। वो हमेशा कहता है आनंदों में बरसती बरसती, यानी आनंद में रहना, किसी भी तरह रहो, आनंद में रहो। तपस्या करते हैं, एक दिन खाना खाते हैं, एक दिन नहीं खाते हैं, फिर एक दिन खाते हैं, फिर एक दिन नहीं खाते हैं, ऐसी ये तपस्या चलती है। अभी आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, अभी उन्होंने केदारनाथ यात्रा की थी, पैदल यात्रा करती हैं, तो आपको पता ही है। जी। तो एक इतना हल्का-सा वो पहने हुए था उनके, और -5 डिग्री में 7 दिन वहाँ रहे वो केदारनाथ में। अच्छा। और गज़ब उनकी, वो उनके पास जो शक्ति है ना, वो तपस्या की, साधना की है। इतनी दूर केदारनाथ तक जाना और फिर इस सर्दी के अंदर इस तरह से रहना। उनके साथ जो लोग गए थे, वो परेशान हो गए। वो कहते थे कि हम तो अंदर बैठे रहते थे, रज़ाइयों के अंदर,
और मुनि जी अपना बाहर बैठे हैं और ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं। तो गजब ताकत है मन में। मैं भी उनका वो बहुत उनका वो आदर, मान, सम्मान सब बहुत कर, जब भी मौका मिलता है उनका दर्शन करने जाता हूँ। मेरा अंतिम सवाल, वापस मैं एग्री कमोडिटी पर आऊँगा। ग्वार है जो अभी मंदा चल रहा है, जी। तो अब इसकी क्या स्थिति रहने वाली है? इस बार कितना उत्पादन हुआ? क्या ये इसके भाव वापस बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल, अभी यही क्वेश्चन सब चैनलों पे चल रहा है और यही क्वेश्चन सेमिनार पे चल रहा है, क्योंकि ग्वार की फसल आनी शुरू हुई है अभी। जी, मेरा मानना है 50-52 लाख की फसल है और 90 लाख से 1 करोड़ बोरी की खपत है। पुराना स्टॉक भी उतना सफिशिएंट नहीं है। पूर्ति तो ये हो जाएगी इससे, पर इस वजह से भाव बढ़ने चाहिए। अभी किन्हीं कारणों से भाव दबे हुए हैं, जिसे मैं कहता हूँ धन की ताकत से वो दबे हुए हैं। तो ये किसानों के साथ आप इसको शोषण भी समझ सकते हैं या किसानों को कम पैसे मिल रहे हैं उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने दबाया हुआ है। तो भाव तो बढ़ने चाहिए इसके और निश्चित रूप से बढ़ने चाहिए। आज जिस तरह की फसल है, यहाँ 50 दिन बरसात नहीं होने से लगभग 50% फसल का नुकसान हो चुका। मानसूनी खेती है, आपको पता है, जी, बरसाती खेती है और बरसाती खेती पे बिजाई होने के बाद यदि 50 दिन तक बरसात नहीं हो तो उसमें क्या होगा, ये जनरली समझा जा सकता है। तो उसके चलते जो फसल खराब हुई है उसके अनुरूप भाव बढ़े नहीं, उल्टे घटे हैं। ये ताज्जुब का विषय भी है, पर निश्चित है इसके भाव आएंगे, अच्छे भाव आएंगे। पोखराज जी, आज हम इस एपिसोड को यहीं ख़त्म करेंगे। आपके साथ बहुत सारी चर्चाएँ की, जिसमें एग्री कमोडिटी, माफिया, एक्सचेंज, सेमिनार्स और साथ में चुनावी विश्लेषण, खूब सारी चर्चाएँ। मुझे लगता है कि मैंने मेरे जितने भी एपिसोड हुए हैं उसमें ये पहला एपिसोड है जिस पर खूब डाइवर्सिटी के रूप में मैंने आपसे बात की है और आपने बहुत ही सहज भाव से जवाब दिए हैं, जो मुझे लगता है इस एपिसोड को देख करके हमारे दर्शकों को बड़ा फ़ायदा मिलेगा। आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार। और मुझे भी बृजमोहन जी अच्छा लगा कि आपने विभिन्न पहलुओं को छुआ। एक ही पहलू पे नहीं रहे व्यापार के, अलग-अलग दूसरे संबंधों के बारे में, व्यापार के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो आपने हर पहलू को छुआ और मैंने अपनी तरफ से जितनी ईमानदारी से हो सकता है जवाब देने का प्रयास किया है। जो भी जवाब आपको दिया है, उसमें भूल कहीं नहीं है। सत्य की कसौटी पे खरे उतरना। जी, बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।